Hello, guys. Welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. 3rd Feb है आज, 3rd February की न्यूज़ करेंगे हम. ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बजट सेशन देखा या नहीं. किस किसने बजट सेशन नहीं देखा? बजट सेशन किस किसने नहीं देखा? बजट सेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स. देखो, कल के बजट सेशन में हमने जो स्कीम्स पढ़ी, ठीक है ना, जो अपकमिंग स्कीम्स हैं वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आप ये तो मानते हो ना, गवर्नमेंट स्कीम्स हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ. सो प्लीज़ बजट सेशन को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ. एंड जैसे ही मैं टेस्ट अपलोड करूंगी loggery.in पर MCQs वाले सेक्शन में, उसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, और देखो कौन सा टॉपिक वीक है, उसको दोबारा से रिवाइज करके पक्का कर लो. बजट सेशन से डरना नहीं है. मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपकी एज की थी, मुझे बजट सेशन से बहुत डर लगता था, बिकॉज मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे बजट सेशन बहुत आराम से ऐसे पीसेस में करके समझा दे. ठीक है ना, आपके पास तो मैं हूँ, तो उसका फ़ायदा उठाइए. बजट सेशन कोई भी मिस नहीं करेगा. यस, वो 1 hour 45 minutes का है, और या पता नहीं कितने मिनट्स का है, इतने का ही है, 2 hour से कम का ही है. उसको आप देखिए एंड यू नीड टू डू इट. बहुत ही इजी है, कोई बजट सेशन में कुछ अफलातून नहीं है. ठीक है जी, प्रॉमिस करेंगे. कौन कौन किस किस ने देखा वो मुझे बताएंगे. ठीक है ना, और टेस्ट भी ज़रूर लेना. देखिए, जो मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी. जब मैंने लास्ट ईयर जनवरी जून के करंट अफेयर्स के MCQs दिए थे, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि हमको MCQs रेगुलरली चाहिए. तो अब MCQs रेगुलरली हो गए हैं, जनवरी 2024 के डले हुए हैं. आई थिंक 5 to 6 टेस्ट डले हुए हैं. बाकी जो 4 टेस्ट हैं उनके ऊपर काम चालू हो जाएगा. आपको मैक्सिमम 7th 8th Feb तक मैं आपको सारे के सारे MCQs दे दूंगी, राइट. तो यस, और फेब के भी इसी डेट तक आपको बजट वाला सेशन तो मैं डाल दूंगी, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अब ओथ सेरेमनी होगी है. तो चिंपई सोरेन जो है, देखिए, हेमंत सोरेन यूज टू बी द CM ऑफ झारखंड. ठीक है ना, वो कहाँ गए? हेमंत सोरेन को अरेस्ट हो गए. वो कस्टडी, किसकी कस्टडी में है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब उठा के लेके जाता है? कब उठा के लेके जाता है? इन द चार्ज सेक्शन, जब मनी लॉन्ड्रिंग करी हो. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? किसी ने इलीगली पैसे कमाए हों, इलीगली पैसे कमाए हो. ठीक है ना, तो ये होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगेन कोई भी न्यू CM बने तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चंपाई सोरेन, ये रेड पेन से लिखेंगे. आई होप आप अपने नोट्स जो हैं, जैसे मैं कलर पेन यूज करती हूँ वैसे थोड़ी कोशिश कर रहे होंगे बनाने की. स्वर्न इन एज स्वर्न इन एज 12th CM ऑफ झारखंड. 12th CM ऑफ झारखंड. ठीक है ना, तो इसके अंदर हमें एक और पॉइंट लिखना है. ठीक है ना, ये कौन सी पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है. नहीं, पार्टी का जो क्वेश्चन है वो बहुत कम एक्सपेक्टेड है, बट लिख लेना चाहिए. बट ये वाला एक्सपेक्टेड है कि कौन बना है. और हेमंत सोरेन जो थे, हेमंत सोरेन वॉज द फॉर्मर सोरेन प्रीडिसेसर, मतलब फॉर्मर CM थे. और वो कहाँ गए? उनको इन कस्टडी ऑफ ED, इन कस्टडी ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्यों उनको कस्टडी में लिया? क्योंकि लीगली पैसे कमा रहे थे. कैसे कमा रहे थे? लैंड के अंदर कुछ घपला किया है, लैंड ट्रांसफर्स के अंदर घपला किया है. ठीक है ना, तो ये हमें याद होना चाहिए. चंपा, कैसे हम याद करोगे? चंपा. ठीक है ना, पहले चंपा नाम होता था ना, तो यहाँ पे चंपाई सुरेन. सुरेन सुरेन कॉमन है, हेमंत और चंपाई. ठीक है ना, झारखंड, झारखंड. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. ये तो मैंने बजट सेशन का जो बताना था वो बताया. उसके बाद HC रिफ्यूजेस इंटरिम रिलीफ टू ज्ञानवप्पी मॉस्क पैनल. तो ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर अभी क्या हुआ? जल्दी से फटाफट से एक झटपट वाली रिविजन मारेंगे. ज्ञानवप्पी मॉस्क कहाँ पर है? ज्ञानवप्पी मॉस्क वाराणसी में है. ज्ञानवप्पी मॉस्क वाराणसी UP में है. ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर टेम्पल होता था और फिर टेम्पल को रिमूव करके मॉस्क बनाया गया. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले. कहाँ पे चले? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वाराणसी का, वहां पर केस चला. वहां पे किसी ने एप्लीकेशन लगाई, केस लगाया कि हमको अलाउ टू प्रे, हमें प्रे करना अलाउ किया जाए, क्योंकि हम 1993 तक इस मॉस्क में प्रे कर रहे थे. हिंदूज जो थे वो प्रे कर रहे थे. 1993 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर देकर बंद करवा दिया. तो अब उन्होंने कहा केस फाइल किया कि हमें प्रे करना अलाउ किया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसको बिठाया? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला
बोला कि आप जो है देख कर आओ कि ऐसा कुछ लगता है कि वहां पे पहले टेम्पल था और टेम्पल के पास मॉस्क बनाया गया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है यस लग रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि औरंगजेब जो थे उन्होंने रिमूव करवा करके ये मॉस्क जो है बनवाया था। ठीक है ना, तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने अलाउ कर दिया, प्रेयर अलाउ कर दी बेसमेंट में। बेसमेंट को क्या बोला जाता है, क्या नाम है ज्ञानवप्पी की बेसमेंट का? ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी इन द चैट सेक्शन बताओ। ठीक है, तो ये वाले नोट्स जो हैं ये किसी डेट को बनाए हुए हैं, मुझे पक्का से पता है, तो वो आप देख सकते हैं। कहा जाता है 1678 में ये बनाया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये किया गया 1678 के अंदर। ये वाराणसी औरंगजेब ने जो है वाराणसी के अंदर इसको रिमूव करा था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब अ डिकेड आफ्टर हिज डेमोलेशन ऑफ एन ओल्ड शिवा टेम्पल। ठीक है ना, यहाँ पे कहा जाता है कि शिव जी का टेम्पल था। ठीक है, देखो कोई भी कमेंट्स में लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, तुम यहाँ पे क्यों पढ़ने आए हो? क्योंकि तुम्हारे पेपर है, तुम्हारे पेपर्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर नहीं बैठेगा। पढ़ो और आउट ऑफ द जहां पर तुम्हें जरूरत है कुछ करने की वो करो। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि मुस्लिम साइड को इस केस में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ने सही आंसर भी बता दिया था, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर अलाउ कर दिया गया कि बेसमेंट में प्रे कर लो, ये स्टोरी थी। बेसमेंट में प्रे करना अलाउ कर दिया गया तो मुस्लिम साइड ने चैलेंज किया। ठीक है ना, अब मुस्लिम साइड ने जो एप्लीकेशन चैलेंज करी वो कोई और साइड चैलेंज कर दी थी। बीइंग अ लॉयर आई कैन टेल यू कि ये मतलब ये होता है कि कुछ फॉर्मेलिटी प्रोसीजरल इशू था, तभी सुनवाई नहीं हो पाई, बट अब सुनवाई होगी। बट जो मॉस्क बेसमेंट में अलाउ किया गया है वो मुस्लिम साइड ने चैलेंज किया है। किसने किया? अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्ञानवप्पी मॉस्क की तरफ से कौन केस लड़ रहा है मुस्लिम साइड की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चले आगे। अब तमिल सिनेमास लीडिंग हीरो विजय। ठीक है, तमिल सिनेमास लीडिंग हीरो विजय टुक द पॉलिटिकल प्लंज एंड प्लंज मतलब स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी जो है वो स्टार्ट करी। ठीक है ना, और पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई तो कैसे हुई? हाँ ठीक है, चलो मैं यही चेक कर रही थी। ज्ञानवप्पी मॉस्क वाला औरंगजेब ने ही टेम्पल कहा जाता है रिमूव करके मॉस्क बनाया था। ठीक है ना, तो ये आपको सारी स्टोरी पता होनी चाहिए। डेट कमेंट कर देना, डेट भव्या उन्नति कौन कमेंट करेगा, कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन की डेट कौन सी है। ठीक है ना, इनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं, तुम भी करने लग जाओगे तो तुम्हारा लेने लग जाऊंगी। तमिल सिनेमा's लीडिंग हीरो विजय ऑन फ्राइडे टुक द पॉलिटिकल प्लंज एंड अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी तमजागा वेथरी खाजागम। ठीक है ना, तो लिखेंगे तमिल सिनेमास, कौन से सिनेमा का? तमिल सिनेमास लीडिंग हीरो विजय, विजय तो इजी नाम है, टुक स्टार्टेड फॉर्म्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तमजागा, तमीज जागा, तो कहते हैं तमीज हैगा, तमीज है। ठीक है, बेतरी बेहतरीन होगा, खाजा गम। ठीक है ना, वो कहते तमीज हैगा तो खाजा गम, गम खा जाएगा, अगर तमीज नहीं है तो गम खा जाएगा। बेतरी ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। ठीक है ना, वो कहते हैं कि 2026 तमिलनाडु में जो लोकसभा, तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे, मतलब जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो लड़ेंगे, तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे विजय, तो हमें इनको उसको याद कैसे करना है? जब तुम्हारे दिमाग में पता है कैसा सा माइंड मैप बनना चाहिए? विजय, तमिल सिनेमा, ठीक है ना, पार्टी का नाम तमीज हैगा, नहीं तो हाजा गम वेत्री, ये याद होना चाहिए। और 2026 तमिलनाडु के जो स्टेट इलेक्शन है उसमें ये बोल बोल के ऐसे याद क्या करो। ठीक है, देखो कितना नोट करवाया अभी मैंने, जो तुम रोने लग जाते हो इतने ज्यादा नोट्स बना दिया। अरे कोई कोई टॉपिक होते हैं जो बनाना पड़ेगा ना, रोते हुए लिखते रहते हो यार, लिखना बहुत जरूरी है।
जो तुम लोग नहीं लिखते हो, हर चीज टाइप में जरूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल्ड टू इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द परमानेंट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संभलपुर एंड एड्रेस अ पब्लिक मीटिंग इन वेस्टर्न उड़ीसा टाउन, मार्किंग द फर्स्ट पॉलिटिकल विजिट बाय टॉप बीजेपी लीडर इन अ स्टेट अहेड ऑफ साइमल्टेनियस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। अब यहाँ से ना क्वेश्चन निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों मुझे बता सकते हैं? इसको ढंग से लिखते हैं। ये मैं साइड पे लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा साइड बाय कॉन्सेप्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या कॉन्सेप्ट है इसका? वन नेशन वन इलेक्शन का बेटा जी ये कॉन्सेप्ट है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस किस किस के? यहाँ पर ये कह रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, जिसमें तुम अपना पीएम और एमपी चुनते हो, ठीक है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जिसके अंदर तुम अपना चीफ मिनिस्टर और एमएलए चुन लेते हो, ठीक है ना, और तीसरा लोकल बॉडीज का मतलब पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी, पंचायत, पंच, मेयर, ये यहीं से ही चुने जाएंगे एक साथ। अभी क्या होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये कॉन्सेप्ट है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, कौन सी स्टेट में एक साथ हो रहे हैं? उड़ीसा इज अ स्टेट जिसके अंदर 2024 में लिखेंगे इन 2024 साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं 2024 में। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक साथ इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब उड़ीसा वाले अपना एमपी भी चुनेंगे और अपना एमएलए भी चुनेंगे 2024 के अंदर, एक साथ ही 2024 में ये हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आई एम संभलपुर का परमानेंट कैंपस की कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। पीएम इनॉग्रेटेड, पीएम इनॉग्रेटेड आईआईएम, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसको ऐसा करके फुल फॉर्म लिख लोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संभलपुर, संभलपुर, ठीक है ना। पीएम इनॉग्रेटेड आईएम संभलपुर, ठीक है ना। तो उसके अंदर परमानेंट बिल्डिंग, परमानेंट कैंपस, पहले इधर उधर कैंपस होगा, परमानेंट कैंपस, परमानेंट के स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ये लो सही कर दिए, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो संबलगढ़ वाला आए ना आए, ये वाला क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम बार बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके लिए जो कमिटी, अच्छा क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, जो कमिटी फॉर्म हुई है उनके हेड कौन है? जो बाद में देख रहे हैं वीडियो वो कमेंट कर देंगे, जो लाइव देख रहे हैं वो प्लीज चैट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन सितंबर 2023 जेपी मॉर्गन अनवेल्ड इट्स प्लान टू इंक्लूड इंडियन लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इंडियन लोकल करेंसी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उनको इंक्लूड करने का बोला जेपी मॉर्गन ने, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है हमारी करेंसी। एंड इट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स ग्लोबल इंडेक्स सूट सेट टू बिकम इफेक्टेड फ्रॉम जून 2024, ठीक है ना। तो सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने ऐड किया इंटरनेशनल लेवल पे। अब ब्लूमबर्ग बारकेज जो है वो भी कह रहा है कि हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसने ऐड किया, क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। इन सितंबर 2023, इन सितंबर 2023 जेपी मॉर्गन अनवेल्ड प्लान टू इंक्लूड इंडियन लोकल करेंसी government bonds in its government bond index emerging market, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी कंपनी जिसने ऐड किया है ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज, ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज, सर्विसेज proposing addition of India's fully accessible route bonds.
ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज ने हमारे इंडियन बॉन्ड्स को डाला है अपने इंडेक्सेस में, ये हमें पता होना चाहिए। जेपी मॉर्गन ने डाला है और ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज ने प्रपोज किया है, 2024 में ये हो जाएगा। ठीक है ना। इंडिया कमेंट्स द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इट्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनटू ग्लोबल इंडाइसेस इन 2019। तो ये पूरा इंडिया का हिस्ट्री है जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना बहुत है अभी। इन अक्टूबर 2022 अ रिपोर्ट बाय इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिटेल एफर्ट्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी पर्टिकुलरली बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एलजीबीसीज इन ग्लोबल इंडाइसेस। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि वो एफर्ट कर, इससे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये जो ये ऐड करवा रहे हैं बॉन्ड्स, इससे क्या होगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो जाएगा। अगर ये आपको नोट करना है कि ऊपर वाले का इफेक्ट क्या है, तो ये आप चीज जो है ये नोट कर सकते हो, दिस यू कैन नोट। ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे मैं ही लिखवा देती हूँ, मुझे पता है तुम आलसी लोग, ठीक है ना। आरबीआई डिटेल्ड efforts to RBI efforts to internationalize द रुपी। ठीक है ना। रुपी की मतलब इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं रुपी को, ठीक है ना, इज्जत बढ़ा रहे हैं रुपी की। जैसे डॉलर है, यूरोज है, वैसा ही इंडियन करेंसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलेशन प्रायोरिटीज, कल बजट का सेशन याद है, किसको याद है? सबसे पहली चीज क्या बनाई कि एक कमिटी बनाई जाएगी। क्या बोला गया कल के सेशन में कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो क्या देखेगी कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एकदम से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर, उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके क्या रेपरकेशंस हो सकते हैं, इश्यूज क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे हम क्या कर सकते हैं टू हैंडल दीज चैलेंजेस। तो ये कमेटी बनाएंगे, ये बोला गया बजट सेशन के अंदर। ठीक है ना। अब जो ऑर्डर है वो कह रहे हैं कि भैया तुमने सेंसस तो करवाया नहीं, तुमने सेंसस तो करवाया नहीं। सेंसस क्या होता है? इन द चार्ट सेक्शन, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस है, कहीं पे बढ़ गई पॉपुलेशन, कहीं पे कम हो गई, ये भी एक इशू है डेमोग्राफिक चेंजेस का। इंडिया में नॉर्थ वाली साइड जो है, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया वाली साइड जो है, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, वहां पे तो पॉपुलेशन में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, जबकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर पॉपुलेशन में डिक्रीज दिखाई दे रहा है। साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन में क्या दिखाई दे रहा है, डिक्रीज दिखाई दे रहा है। ये भी चेंजेस है। ठीक है ना। अब यहाँ पे वो कह रहे सेंसस तो करवाएं, डेसिनियल मतलब हर 10 साल बाद। ठीक है ना। सेंसस पॉपुलेशन देख यहाँ पे लिख देते हैं, पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है ना, पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन इंडिया से सबसे पहला पॉइंट हमने कल कवर किया था, क्या कि ये कमेटी बनाई जाएगी, प्रपोज किया गया है, कमेटी बनाई जाएगी जो ये सारे चैलेंजेस को स्टडी करेगी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे क्या चैलेंजेस आएंगे और उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया में क्या कंडक्ट होता है पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए? डेसेनियल मतलब डेसेनियल सेंसस। डेसेनियल सेंसस का मतलब क्या है? डेसेनियल मतलब आफ्टर एवरी 10 years सेंसस होता है। सेंसस का मतलब काउंटिंग द पॉपुलेशन प्लस टेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन। ठीक है ना। अब जैसे अमन है, ठीक है ना, अमन है, ठीक है। अब जो अमन है वो कहाँ रहता है, कौन से सिटी में रहता है, कौन से टाउन में रहता है, अमन की एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब करता है नहीं करता, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कुछ हेल्थ इशू कौन सा है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो वो आते हैं। और आप लोग तो अभी 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 बड़े हुए हैं ना, तो हुआ नहीं अभी, तो देखो कि वो पूरा अब तो ऑनलाइन होगा जब भी होगा। तो ये कब होना था? ये होना था बेटा जी 2021 में। ठीक है ना, 2021 में ड्यू था ये। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब कोविड भैया आ गए। ठीक है ना। कोविड भैया आगे पता चला सेंसस वाले भैया इधर उधर जा रहे हैं और साथ में कोविड भी बांट रहे हैं। ठीक है ना। और पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, तो 2021 में तो ये नहीं हुआ, बट उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं कराया, हम 24 में आ गए। तो वो कह रहा है, ऑर्डर कह रहा है कि भैया ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है ना। इट हैज नॉट बीन कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड सिंस 1881 was conducted census was conducted regularly since 1881 after every 10 years। ठीक है ना। for the first time for the first time in 2020 21 not conducted।
ठीक है ना, मतलब 1881 से ये रेगुलर चल रहा था, 2021 में ये नहीं हुआ, जब वॉर भी हो रही थी तब भी चल रहा था। देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड बोल रहे हैं इनके पास कुछ भी नहीं है, एविडेंस नहीं है। अब ये क्या है, ओपिनियन है बेटा जी, ये ओपिनियन है और हमको ओपिनियन नहीं नोट करनी होती। इट इज एविडेंट दैट इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये हमें पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, चाइना को भी पिछाड़ दिया हमने। बट द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट in 2020 and National Family Health Survey 5 वो has shown that total fertility rate। अब हमने कल टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी वो डिस्कस करी थी, हाँ या ना, किसको याद है टोटल फर्टिलिटी रेट की एवरेज? एक इंडियन वुमेन, एक जो इंडियन वुमेन है वो कितने बच्चे एवरेज में, कितने बच्चे पैदा करेगी अपनी लाइफ टाइम में, एवरेज चिल्ड्रन इन लाइफ टाइम कितने पैदा करेगी वो, ठीक है ना। तो यार ये बहुत ज़रूरी है। अब तुम कहोगे कम होने चाहिए, ठीक है, इंडिया के अंदर कई जगह पे तो ये ज़्यादा है, जैसे बिहार में 2.98 है, मतलब 2 से 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेघालय में भी 2 से 3 है, उत्तर प्रदेश में भी 2 से 3 है, झारखंड में भी 2 से 3 है, मणिपुर में भी। बट बाकी सारी स्टेट्स में इंडिया में 2 पे आ गया है, ठीक है ना। और पहले ये 2.1 था, अब बट अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये इतना हो गया। तो हमने कल डेफिनेशन नोट करी थी, बहुत प्यारी डेफिनेशन थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो ये एक्स्ट्रा हमें चीज़ें बताई जा रही हैं ये हम नोट कर लेते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया है, ठीक है ना, वो फॉलन हो गया, ये हमने कल भी लिखा था। ओवरऑल 2 है, बट अगर हम स्टेट वाइज देखें, स्टेट्स में देखें तो बिहार में 2.98 है, मेघालय में 2.91 है, उत्तर प्रदेश में 2.35 है और झारखंड में 2.26 है और मणिपुर में बेटा जी ये 2.17 है। इन्हीं स्टेट्स में 2 से ऊपर जा रहा है, बाकी स्टेट्स में कम होता जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमने कल समझ लिया था कि एक लड़की जो है वो अपने लाइफ टाइम में कितने एवरेज बच्चे पैदा कर देती है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर ये बात हो रही है। उसके बाद 2 स्टेट्स, ब्रिटेन, पैलेस्टीनियन स्टेट। अब देखो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है पुराना, ठीक है, पहले वो समझते हैं, पहले बैकग्राउंड समझ लोगे ना कि ये न्यूज़ यहाँ तक पहुंची कैसे, तो फिर तो बेटा हलवा है न्यूज़, ठीक है ना। पैलेस्टीन क्या है, पैलेस्टीन कहाँ से स्टार्ट हुआ ये एजेंडा? सच बताऊं, जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाना था ना तो पैलेस्टीन वाला इशू मुझे इतना गंदा लगता था, लगता पता नहीं क्या है ये, गंदा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरवायर्ड था, कभी कुछ, बट अब मैं समझा सकती हूँ, अब आई एम प्रो एट इट। तो पैलेस्टीन क्या है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्टोरी जाते हैं ना ये वाली हम रिमूव कर देते हैं, बहुत पुरानी से स्टोरी सुनाऊंगी और ये जो मैं लिख रही हूँ ये तुमको नोट नहीं करना है, ठीक है ना, अगर करना है कर सकते हो, बट वैसे मैं नहीं कहूंगी, तुम सुनो, पेन नीचे रखो और सुनो। यस, अब कीर्तन हो रहा है, अब तुम सुनो। देखो क्या हुआ, जो जूस थे, ये जुडाइज्म एक रिलीजन है, ये फॉलो करते हैं, ठीक है ना, रिलीजन है, और ये मतलब आज की डेट में टुडे दे लिव इन इजराइल, ठीक है ना, टुडे इजराइल में रहते हैं। बट बहुत पुराने ज़माने में जी यहाँ पर जो प्रेजेंट डे इजराइल है, प्रेजेंट डे इजराइल के अंदर जहाँ पर ये अब रह रहे हैं और पहले भी रहते थे, ठीक है ना, बहुत सारे अटैक्स हुए, ठीक है ना, बहुत सारे अटैक्स हुए, अरब्स ने अटैक किए और जो इजराइलीज थे, जो जूस थे, उनको भागना पड़ा, रैन अवे, ठीक है ना, वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाकर सेटल हो गए। तो सोचो कि ये लोग वहां पर रह रहे हैं, अरब्स ने अटैक किया और फिर इनको भागना पड़ा, भागते गए बार बार अटैक्स हो रहे थे, भागते गए वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह जाकर सेटल हो गए। बट वर्ल्ड ने इनको इज्जत नहीं दी, स्पेशली यूरोप ने, ठीक है ना, इज्जत तो तुम सोच ही लो, यूरोप और इज्जत बैठते नहीं है साथ में। तो यूरोप में इज्जत नहीं दी, डिस्क्रिमिनेशन हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, ये अक गए क्योंकि बहुत वो कम्युनिटी थी जो पैसे कमाने में बहुत शातिर थे लोग, शातिर इन द सेंस अपना पैसा वैसा बढ़िया कमाते थे, दिमाग है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो इनके जो लीडर्स थे, ठीक है ना, वो बहुत दुखी हो गए थे मिसट्रीटमेंट से, डिस्क्रिमिनेशन से जूस के। तो इन्होंने जियोनिस्ट एक जो फ्रेज है वो लेकर आए, जियोनिस्ट क्या, अ प्लेस फॉर इजराइल, प्लेस फॉर जूस, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना होगा कि क्या हुआ था, मैं रिपीट मार रही हूँ, जो ये जूस थे जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं, जो प्रेजेंट डे इजराइल में रहते हैं, ये पहले भी वहीं पर रहते थे, ऐसा कहा जाता है। अरब्स जो थे बार बार इन पे अटैक कर रहे थे और फिर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भाग गए, ठीक है। अब यूरोप में गए तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करी इन्होंने, बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट फेस किया और फिर इनके लीडर्स जो थे उन्होंने कहा जियोनिस्ट मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे बेटा जी, जियोनिस्ट,
जियोनिस्ट मूवमेंट क्या है? अ प्लेस फॉर जूस। वो कहते हैं हमको अपनी रहने की जगह चाहिए, अ प्लेस फॉर जूस, और जहां पर पहले रहते थे, जहां पर पहले रहते थे हमको वहीं पर ही जगह चाहिए, ठीक है ना। जहां पर पहले रहते थे वहां पे पैलेस्टीन बन गया था, अब वहां पर पैलेस्टीन बन गया था अब। तो इन्होंने मीटिंग्स करी वर्ल्ड में, आई थिंक स्विट्जरलैंड में इनकी पहली मीटिंग हुई, वहां पर इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम जो ऑटोमन एम्पायर है, तब वहां पे ऑटोमन एम्पायर था, उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं देख तेरे पास बहुत ज्यादा डेट है, तूने बहुत लोगों के पैसे पे करने हैं, हम तेरे को पैसा दे देते हैं, तो हमको जगह दे दे, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर कहता है मैं तो नहीं दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैलेस्टीन के अंदर इजराइलीज ने, जूस ने जगहें खरीदनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। जगह खरीदते गए, इतने ज्यादा जूस ने जगह खरीद ली कि इनकी सेटलमेंट्स बन गई वहां पर, इनकी सेटलमेंट्स बन गई। और इधर यूके जो कि ब्रिटेन है, वो प्रॉमिस कर रहा था इजरायलीज को कि हाँ ठीक है, जब इनकी वर्ल्ड वॉर में जरूरत पड़ी इस जूस की, ठीक है ना, कहता हाँ ठीक है मैं तुम्हें अपनी जगह दिखा, मैं पक्का दिला दूंगा तुम्हें, तुम्हारी जूस की जगह मैं बनवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर हो गई तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं होता, यूनाइटेड नेशंस को थमा गए कि पैलेस्टीनियन वर्सेस जो जूस है, जो इसराइल है, वो तुम देखो। और फिर इसराइल की कंट्री बन गई, तब तक इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो जगह तो बहुत ज्यादा खरीद ली थी, ऑक्यूपाई कर ली थी इन लोगों ने, जूस ने। तो ये हो गया। तो ये स्टोरी है पैलेस्टीन और उसकी। अब जो प्रेजेंट डे पैलेस्टीन है, जो प्रेजेंट डे पैलेस्टीन है, वो बनता है गाजा का और वेस्ट बैंक का। तो गाजा और वेस्ट बैंक जो है वो पैलेस्टीन है, ठीक है ना, पैलेस्टीन का पार्ट है। अब क्या हुआ था, ये सारी स्टोरी होगी कि इजराइल बन गया, ठीक है, रिकॉग्नाइज भी कर लिया बहुत सारे उसमें। तो अब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, बहुत सारी वॉर्स लड़ी इसराइल ने, अरब्स के साथ बहुत कुछ हुआ, कुछ कंट्रीज के साथ इनका न्यूट्रलाइजेशन हो गया कि ठीक है अब नहीं लड़ेंगे। अब क्या हुआ, एक 2 स्टेट सोल्यूशन निकाला गया, 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। उसमें क्या था कि जो जूस हैं वो अपना इसराइल में रह लें, ठीक है ना, और जो पैलेस्टीन है, जो पैलेस्टीन्स हैं, वो पैलेस्टीनियंस हैं, वो अपना वेस्ट बैंक और गाजा में रह लें, ठीक है ना। ये जो 2 प्लेसेस हैं, इनको दोनों को मिला करके पैलेस्टीन बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पैलेस्टीनियंस रह लेंगे और इसराइल में गाजा, जूस जो है वो इसराइल में रह ले अपना। पर 2 स्टेट जो सोल्यूशन था, कभी कोई अग्री नहीं करता था, कभी कोई अग्री नहीं करता था, और आज की डेट में इसराइल नहीं अग्री कर रहा है। इसराइल जो है वो क्या कर रहा है, अब वो इसराइल तो उसके पास है ही है, अब वो वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर भी अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि ये सारा का सारा ही, ये सारा का सारा ही मैं इसराइल बना दूंगा। तो पैलेस्टीन कह रहे हैं ऐसे कैसे कर देगा, हम कर देंगे। तो ये जो है इनकी लड़ाई जो है वो चल रही है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई, जो अभी ये 2024-23 वाली हो रही है, यहाँ पर गाजा के अंदर, यहाँ पे देखेंगे गाजा के अंदर जो हमास है ना, वो हमास जो है वो चला रहा है। हमास क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो चला रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमास ने क्या किया, उसने इसराइल पे अटैक कर दिया, बहुत ही बुरा अटैक किया, वहाँ के लोगों को होस्टेजेस बना के ले गए, मतलब बंदी बना के ले गए, ठीक है ना। तो ये अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, और फिर इसराइल ने डिक्लेयर कर दी थी वॉर, और अभी तक इसराइल जो है वो गाजा के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टोरी है पूरी। ये स्टोरी में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा एक बारी, ये स्टोरी मैं दोबारा से थोड़े दिन तक रिपीट कर दूंगी, फिर तो पूरी समझ में आ जाएंगी, या इसी वीडियो में पीछे जाके दोबारा से देख लेना। अब ब्रिटेन जो है, देखो जहां जहां लड़ाई है, ब्रिटेन वो अम्मा है जिसने बहुत लड़ाइयाँ कराई हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन इस लड़ाई में भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्यों नहीं बनती, ब्रिटेन भैया को लड़ाई कराने में बड़ा मजा आता था। ब्रिटेन भैया वो कमौलिका थी जो हर जगह बैठी है, ठीक है। British Foreign Secretary David Cameron remarks that United Kingdom is considering recognizing the Palestine state signals a change in the thinking of at least a section of British government towards the Palestine question after the Israel-Hamas war. अब यहाँ पे ब्रिटेन के जो सेक्रेटरी है डेविड कैमरन, वो क्या कह रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज कर लें पैलेस्टीन स्टेट को। तो कुछ कंट्रीज है, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, कुछ ने नहीं रिकॉग्नाइज किया हुआ पैलेस्टीन स्टेट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और इन्होंने इसराइल को तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है ना। अब ब्रिटेन वालों ने द कॉमेंट ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म विद कंजर्वेटिव पार्टी इनर सर्कल्स। कंजर्वेटिव पार्टी जैसे हमारी बीजेपी कांग्रेस है ना, वैसे उनके वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी है, तो उनकी इनर डिबेट स्टार्ट हो गई। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, तो ये सारा। अब यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि ब्रिटेन का, क्योंकि इतने ये भी एक कारण बने कि इसराइल बना, इसराइल पैलेस्टीन में ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट मेजर पावर दैट रिकॉग्नाइज ज़ियोनिस्ट क्लेम।
टू द लैंड ऑफ ऑटोमन पैलेस्टीन। उस टाइम पर पैलेस्टीन और प्रेजेंट डे इसराइल पे कौन रूल कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर कर रहा था। और जियोनिस्ट क्लेम, कौन सा क्लेम था जियोनिस्ट क्लेम? ठीक है, कि जूस विल हैव देयर, जूस का ओन प्लेस का एजेंडा, कि हमारा अपना जगह होगा। क्यों? क्योंकि मिस ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से दुखी आ गए थे वर्ल्ड में। ठीक है, 1970 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड द बैलफोर डिक्लेरेशन सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ अ होम लैंड फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टीन। तो बात ये है, ब्रिटिशर्स ने पहले तो मना कर दिया था, ठीक है, पर वर्ल्ड वॉर वन में इनको जूइश सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो इन्होंने बोला ठीक है, तुम हमारी वर्ल्ड वॉर वन में हमारा साथ दे लो, ठीक है ना, उसके बाद हम तुम्हारा जगह बनवा देंगे, ठीक है ना। तो अपने लालच के लिए ब्रिटेन ने ये बैफलर डिक्लेरेशन जो है ये साइन कर दी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको समझो, लाइव में भी समझो, आफ्टर द क्लास भी ये वाला पोर्शन दोबारा देख लेना, और फिर भी अगर समझना है तो कमेंट में बता देना, संडे वाले दिन मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है जी, डाउट्स में हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है जो मेरे रेगुलर बच्चे देखते हैं मोस्टली उनको नहीं डाउट्स आते, बट आ जाते तो पूछना भी चाहिए। ठीक है, ये हमें नोट करना है। तो यहाँ पे ब्रिटेन एंड इसराइल का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसराइल ब्रिटेन का बात हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने कब रिकॉग्नाइज किया? 1971 के अंदर, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ब्रिटिश गवर्नमेंट issued Balfour Declaration supporting the creation of a homeland for the Jewish people in Palestine। बैल्फर डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने कहा था भाई मैं दिलाऊंगा तुझे पैलेस्टीन में जगह, पैलेस्टीन में जगह दिलाऊंगा जूस के लिए। ये कब हुआ? 1971 में हुआ। बैल्फर अग्रीमेंट में ब्रिटेन ने ये ड्रीम ऑफ जियोनिस्ट, यही ड्रीम था ना, इसी ड्रीम को होमलैंड फॉर जूस इन पैलेस्टीन को ही, इसी को जियोनिस्ट वर्ड यूज किया गया इसके लिए। ठीक है, उसके बाद Jewish people in Palestine, the declaration gave a major boost to Zionist movement, promoting Jewish migration from Europe। अब ये वाली डिक्लेरेशन ने बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया किसको? जूइश माइग्रेशन को, जो यूरोप से आकर कहाँ पे सेटल हो गए? पैलेस्टीन में। ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम द ओस्लो प्रोसेस। ओस्लो प्रोसेस क्या था? जिसके अंदर कह दिया था कि हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, ओस्लो बोथ साइड अग्रीड दैट अ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वुड बी एस्टैब्लिश एंड अज्यूम गवर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप ओवर अ 5-year पीरियड, देन परमानेंट स्टेटस टॉक्स। मतलब यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो निकल आया था इसके अंदर, कि ठीक है कि एक तरफ इसराइल होगा, एक तरफ पैलेस्टीन के अंदर गाजा और वेस्ट बैंक होंगे, बट ये कभी अप्लाई नहीं हुआ, ओस्लो अग्रीमेंट्स कभी हुए नहीं। ठीक है, कभी हुए नहीं ये। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर जो है इसराइल जो है वो गाजा पे अटैक कर रहा है क्योंकि हमास यहीं पर है। ठीक है ना, और 2 स्टेट सोल्यूशन को बेंजामिन नेतान्याहू जो पीएम है इसराइल के, वो भी अब सपोर्ट नहीं करते। वो तो कह रहे कि हम सारा का सारा एरिया ही लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ जो नोट करनी है वो है ओस्लो प्रोसेस। इसके अंदर क्या कहा गया था? ओस्लो प्रोसेस 1990s में जो हुआ, ठीक है ना, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर ये हुआ, बोथ साइड्स अग्रीड, ये लिखेंगे, बोथ साइड्स अग्रीड दैट Palestinian authority would be established and assume governing responsibilities ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा। वेस्ट बैंक और गाजा किसका पार्ट माने जाते हैं? पैलेस्टीन। ठीक है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, और फिर परमानेंट करने का भी बात कर लेंगे। ठीक है ना, ये बात करी थी, बट ये कभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। ओस्लो अकॉर्ड्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। बोथ साइड यहाँ पे कौन है? पैलेस्टीन वाले और इसराइल वाले। ठीक है, बोथ साइड यहाँ पे ये हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे।
उसके बाद है यहाँ पे द फाउंडेशन फॉर एन इनोवेशन रेवोल्यूशन। इनोवेशन रेवोल्यूशन, देखिए इनोवेशन क्या है, कोई नई चीज़ बनाना। इनोवेशन करनी बहुत ज़रूरी है, कंट्री को आगे लेके जाना है तो इनोवेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल इनोवेशन की ज़रूरत है। इनोवेशन एज अ की पिलर ऑफ डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट असाइड अ कॉर्पस, मतलब 1 लाख करोड़ के इतना पैसा इकट्ठा कर देंगे जिसके अंदर विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रीफाइनेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टार्टअप्स को पैसे की ज़रूरत है तो वो यहाँ से पैसा उठा सकते हैं अगर वो स्टार्टअप किस में है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बार बार इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे फाउंडेशन फॉर इनोवेशन रेवोल्यूशन। क्या बोला गया, ये फाउंडेशन फॉर इनोवेशन रेवोल्यूशन। इसके अंदर क्या क्या, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट असाइड अ कॉर्पस ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ with 50 year interest free loans to provide long term financing to private sector to invest in research and technology। तो यहाँ पर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है, अगर आपको स्टार्टअप को उसमें इन्वेस्ट करना है तो फ्री लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। कॉर्पस कितने का बनाया है यहाँ पर, 1 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पर पैसा रख दिया है। ठीक है ना, ये है। उसके बाद यहाँ पर इसको स्टार बना लेंगे क्योंकि इसका दूसरा पॉइंट नहीं बना। इन हेल्थ केयर डीपर टेक कोलैबोरेशन विल हेल्प अस टच मोर लाइव्स बूस्ट। तो हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर भी हर चीज़ के अंदर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। अब देखिए FCRA के बारे में हमने बात करी थी लास्ट मंथ, कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में थी विद रिगार्ड टू FCRA जिनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। FCRA सस्पेंशन, कैंसिलेशन, सस्पेंशन भी नहीं, कैंसिलेशन कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस की हुई, 2 ऑर्गेनाइजेशंस की कौन सी हुई, बताओ जल्दी से, FCRA। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले FCRA की बात करते हैं। ठीक है ना, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, CES एंड FCRA। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी FCRA के बारे में। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे FCRA। FCRA क्या है, व्हाट इज FCRA? इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो FCRA क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या पता चल रहा है हमें, अगर मैं इसको मोटा मोटा पढ़ूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया फॉरेन मतलब बाहर से, अब्रॉड से अगर कंट्रीब्यूशन, कोई पैसा भेजना चाहता है उसका लॉ। एक्ट क्या है, लॉ। ठीक है ना, बाहर से किसको पैसा भेज रहा है, अपने मम्मा पापा को नहीं, अगर वो किसी एनजीओ को फॉरेन फंड्स, एनजीओ टू रिसीव फॉरेन फंड्स नीड परमिशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना, अप्रूवल चाहिए इस एक्ट के अंदर से, लाइसेंस चाहिए कि हाँ ठीक है ये एनजीओ जो है ये ले लेगा। अब तुम कहोगे क्यों भाई, जो पैसा मिल रहा है उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन मिसयूज या किसी गलत काम के लिए ना वो फंड्स आ रहे हो। ठीक है ना, वो फंड्स टेररिज्म फैलाने के लिए ना आ रहे हो। ठीक है ना, वो फंड्स कहीं राइट्स करवाने के लिए ना आ रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए नजर रखनी पड़ती है। तो ये है FCRA। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है 2 प्रीमाइसेस, 2 जगहों पर लिंक टू फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर IAS है हर्ष मंडेर। ठीक है ना, इन केस ऑफ, उनके अगेंस्ट क्या है, ये सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंडेर है
ठीक है ना। और उनके ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज है, उन पे एलिगेशंस हैं कि उन्होंने एफसीआरए के वायलेशन किया। द एजेंसी हैज नेम्ड द दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेयरपर्सन कम सेक्रेटरी मिस्टर मंडेर एज द अक्यूज्ड इन द केस व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लॉन्च्ड ऑन 30 अप्रैल 2023। एफआईआर फाइल करी गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा अगेंस्ट एसोसिएशन सच एज सीईएस, अमन बिंदारी ट्रस्ट एंड ऑक्सफैम इंडिया एंड एक्शन एड एसोसिएशन फॉर अलेज्ड वायलेशन ऑफ एफसीआरए। ठीक है, सीईएस जो एस्टैब्लिश हुई थी 2001 के अंदर, ठीक है, क्या एलिगेशन है उसके ऊपर? अलेज्ड द एजेंसी फाउंड सीईएस ट्रांसफर्ड ओवर दिस मच रादर देन सैलरी रेम्युनरेशन फ्रॉम इट्स एफसीआरए अकाउंट टू दोज ऑफ सम इंडिविजुअल्स इन वायलेशन ऑफ एफसीआरए। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मनी जो है ना, जो पैसा बाहर से आ रहा है वो आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसमें वायलेशन हुई है। तो यहाँ पर हमें एक दूसरा पॉइंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बुलाएंगे? सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हर्ष मंडेर हु इज अ सोशल एक्टिविस्ट, मतलब एक्टिविस्ट, फॉर्मर IAS भी हैं ये, ठीक है ना। ठीक है, इनकी जो एनजीओ है वो है 2001, फाउंडेड इन CES, फाउंडेड इन 2001, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट बनता है FIR बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री फॉर वायलेशन ऑफ एफसीआरए की वायलेशन करी है इन लोगों ने, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? एक तो CES हो गया, अमन बिरादरी, हमारी बिरादरी में हमारी बेइज्जती हो गई, अरे अमन आ गया, इतने दिन से हम अमन कर रहे थे, अमन आ गया। पर इसकी ज़िंदगी में अभी तो अमन चैन है नहीं है, क्योंकि FCRA CBI पड़ गई इनके पीछे, ठीक है ना। एंड एक्शन एड एसोसिएशन, इन सारी, क्या दीदी, क्या मुझे इन सब का नाम याद करना पड़ेगा? यस, PYQ आया हुआ है, ये नाम भी याद करना पड़ेगा, PYQ आया हुआ है, ठीक है ना। FCRA की वायलेशन करी है। तो यहाँ पर मैंने आपको FCRA क्या होता है ये बता दिया, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज जिसके ऊपर स्पेशल हाईलाइट था वो बता दिया, और FIR यूनियन होम मिनिस्ट्री ने किसके अगेंस्ट करी है? वायलेशन ऑफ FCRA के अगेंस्ट, वो ये सारी करी है। अब इनके पीछे कौन पड़ गई है? CBI, इनके पीछे CBI एक्शन ले रही है, ठीक है ना। CBI दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गया। अब यहाँ पर उत्तराखंड बात कर रहा है UCC की रिपोर्ट जो है सबमिट हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तराखंड पैनल ऑन UCC सबमिट्स रिपोर्ट टू CM। अब यहाँ पर हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है बेटा जी, वो बनता है कि UCC क्या है? क्या है UCC? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर बात करी हुई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रखी है। अब मुझे याद नहीं, मैंने 1 फ़रवरी को बताया UCC और जनवरी में बताया, चलो दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। UCC जो है उसके बारे में बात हो रखी है, कहाँ पर हो रखी है बात? आर्टिकल 144 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चेक कर रही थी, कोई पकड़ता है मुझे? इतनी बार बता दिया 44, ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म लॉज, तुम कहोगे हाँ भाई यूनिफॉर्म लॉज तो है, मैं लड़का हूँ ये लड़की है, हम दोनों पे सेम लॉज एप्लीकेबल होते हैं, मोस्टली सारे यूनिफॉर्म है। पर यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज किसमें? मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इन सब पे प्रॉपर्टी जब आगे सक्सेशन होता है, ठीक है ना, उसके अंदर लॉज कौन से लगते हैं? जो आपके पर्सनल लॉज होते हैं, मतलब वो आपसे पूछेंगे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ठीक है ना, कौन से लॉज एप्लीकेबल? नाउ लॉज इन अबव एरियाज एप्लीकेबल आर इन अकॉर्डेंस टू रिलीजन, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू रिलीजन है तो इसको क्या बोल देते हैं? पर्सनल लॉज। क्या एप्लीकेबल है? पर्सनल लॉज,
ठीक है ना, पर्सनल लॉज। बट अब क्या चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म लॉज हों, यूनिफॉर्म लॉज हों। तो मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, सक्सेशन जो है उसमें सेम लॉज हों, कि जैसे हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर, जैसे मुस्लिम्स के अंदर 4 मैरिजेस है, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगी अगर ये आ गया। तभी बहुत सारे जो प्रोटेस्ट चल रही है कि ऐसे कैसे 4 शादियां खत्म कर देंगे, तो ये वाली चीज जो है इससे हो सकती है। ठीक है, ये यूसीसी, अब यूसीसी कहाँ पर आ रहा है, उत्तराखंड कहता है, उत्तराखंड का ड्राफ्ट, उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट सबमिट हुआ है उसकी हेड कौन है, ये कमिटी की हेड कौन थी, कमिटी हेडेड बाय, लिखेंगे कमिटी हेडेड बाय, रिटायर्ड हेडेड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना, अब इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर फटाफट से एक रीडिंग मार लेते हैं। द 5 member कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ड्राफ्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड हैंडेड ओवर इट्स फाइनल रिपोर्ट। अब यहाँ पे कमिटी बनाई गई थी उत्तराखंड ड्राफ्ट यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो अगर लॉज एक जैसे होंगे तो एक लॉ भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो कौन सा लॉ जो है वो कैसा लॉ होगा। ठीक है, द कमिटी हैज रिकमेंडेड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ट्रिपल तलाक। तो यहाँ पर वही मैंने बोला था, ट्रिपल तलाक के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, हलाला प्रैक्टिसेस जो हैं, ठीक है, उसके लिए भी पनिशमेंट है। हलाला प्रैक्टिस क्या है कि मान लो मेरी शादी किसी लड़के से हो गई, ठीक है, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे को उस लड़के ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, तो अगर मुझे उसी लड़के से, फर्स्ट लड़के से शादी करनी है दोबारा, तो मुझे किसी के साथ रात गुजारनी पड़ेगी, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड रात गुजारने का क्या मतलब है, दैट इज व्हाट इज हलाला। तो ये भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये है, अब ये अलाउड नहीं होगा जहां जहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। स्पीकिंग टू मीडिया इन दिल्ली, मिस्टर धमी सेड दैट उत्तराखंड गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू ब्रिंग यूसीसी लॉ एज प्रॉमिस्ड। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, धमी जो है वो कह रहे हैं, जो वहाँ के सीएम है, क्या है, हमने प्रॉमिस किया था, हम लेके आ रहे हैं। द मेंबर ऑल्सो नोटेड दैट the bill has recommended that no tampering be done with scheduled tribes, transgender rights, religious matter, traditions. The tribal population of Uttarakhand, which constitutes around 2.9 of the total population, has been expressing unhappiness. तो यहाँ पे वो कहते हैं हम एसटीज, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हम एसटीज, एसटीज, ट्रांसजेंडर, रिलीजियस मैटर्स में नहीं घुसने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है, एसटीज, ट्रांसजेंडर राइट्स जो हैं उनको हम हाथ नहीं लगाने वाले, क्योंकि इनके यहाँ भी, स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब के यहाँ भी बहुत सारे लॉज जो हैं दे आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, ये वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो, जब तुम याद कर रहे हो यूसीसी के 3 पॉइंट्स, उत्तराखंड का 1 पॉइंट, हो गया खत्म, ऐसे याद होंगे ये, तभी ऐसे बनवा रही हूँ। चलिए आप यहाँ पर अरीहा शाह, तो अरीहा शाह जो है, शी इज़ अ इंडियन चाइल्ड, जिन्होंने जर्मन वालों ने इस बच्चे को अपनी माँ बाप से दूर कर दिया। क्यों दूर कर दिया, क्योंकि इस बच्चे को चोट लग गई थी, तो जर्मन वालों ने कहा पक्का तुमने मारा पीटा होगा, क्योंकि इंडियंस बदनाम है, इंडियंस अपने बच्चों को मार देते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इट्स नॉर्मल। बट ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं मारा, वो एक्सीडेंटल चोट थी जो उस बच्ची को लगी। बट अब ये बच्चा ही नहीं दे रहे हैं, अब वो जर्मन बच्ची को जर्मन सिखा दिया, वो इंडियन लैंग्वेज नहीं बोलते, ये बेचारी माँ जो है दर बदर भटक रही है। तो अरीहा शाह, ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, बेटा जी ये योजना जो है ना, ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे वो पानी वाली योजना थी, बाथरूम वाली योजना थी, उसमें से क्वेश्चन आते थे, वैसे अब इसमें से आएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रधानमंत्री, ओहो रेड में से लिखना है, प्रधानमंत्री ठीक है ना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है ना, सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय, तो सूर्योदय होगा, बिजली बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज अ पार्ट ऑफ रेन्यूड थ्रस्ट टू इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ हाउस होल्ड रूफटॉप सिस्टम्स, घर पे रूफटॉप सोलर पैनल्स लिखें थ्रू प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, द सेंटर इज लाइकली टू बियर द इंटायर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द सिस्टम फॉर हाउस होल्ड। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे का सारा कॉस्ट जो है वो बियर करेगी उन घरों के लिए जो 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर तुम 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तुम्हारे घर पे नहीं लगेगा, तुम्हें भी फायदा मिलेगा बट वो अलग है। बट जो 300 यूनिट कर रहे हैं उनके घर पे सोलर पैनल्स लगेंगे। तो यहाँ पर ये स्कीम किसके बारे में है, इट इज अबाउट हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम्स।
अगर तुम बोल बोल के मेरे साथ ये याद कर रहे हो और लिख रहे हो तो फिर तुम्हें बेटा यह याद करने से कोई भी नहीं, मतलब हाउस होल्ड, घर पे ऊपर रूफटॉप पे सोलर सिस्टम्स लगेंगे, ठीक है ना। सेंटर टू बेयर entire cost of setting up the systems for household that consume less than 300 units of electricity a month। मतलब अगर आपका पुराना रिकॉर्ड निकाल के चेक किया जाएगा, अगर आप 300 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ कंज्यूम कर रहे हो तो फिर आपके यहाँ पे सरकार जो है ये सोलर पैनल्स लगाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। दिस कुड पोटेंशियली कॉस्ट एटलीस्ट 1 लाख करोड़ एंड इन डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अप्रोच ऑफ 2HRTS इट विल सी यूनियन गवर्नमेंट कंपनीज सो एज अपोज टू करंट सेट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो है पहले स्टेट रन कंपनीज जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, नाउ यूनियन गवर्नमेंट कंपनीज एज अपोज टू current setup of individual state-run power distribution companies will take responsibility। तो मतलब यहाँ पर take हमें इसका easy, अगर तुम्हें ये पढ़कर ऐसे लोगों को पता नहीं है क्या बता रही है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके साइड पे लिख लो कि यूनियन गवर्नमेंट कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूनियन गवर्नमेंट की कंपनीज की। पहले जो लग रहे थे, पहले भी सब्सिडाइज रेट पे लग रहे थे, बट वो स्टेट रन कंपनीज, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लगवा रही थी। स्टेट, ये सेंट्रल है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर बजट स्पीच ऑन थर्सडे सेड 1 करोड़ हाउस होल्ड विद, तो यहाँ पर कितने हाउस होल्ड है? 1 करोड़ हाउस होल्ड टू बी कवर्ड, 1 करोड़ हाउस होल्ड टू बी कवर्ड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एवरी मंथ विच वुड ट्रांसलेट, अब यहाँ पर ये कैसे करेंगे? 1 करोड़ हाउस होल्ड वुड बी enabled to obtain up to 300 units of free electricity every month which would translate to benefits of 15,000 to 18,000 annually for household। मतलब 15,000 से 18,000 का फायदा यहाँ पर लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स द पावर मिनिस्ट्री सच एज द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विल बी चार्ज विद आइडेंटिफाइंग हाउसहोल्ड्स दैट कंज्यूम लेस देन 300 यूनिट्स अ मंथ। अब यहाँ पर ये कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यार, जिन घरों में एसी लगे हुए हैं ऑब्वियसली वो एसी चला रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास पैसे हैं बिजली का बिल पे करने के लिए भी, ठीक है। अब ऐसे घर हैं जो बेचारे एक लाइट एक पंखा ही चलाते हैं क्योंकि उनको पता है दे कैन नॉट अफोर्ड, ऐसे घरों में ये लगेगा ताकि उनका जो बिजली का खर्चा वो निल हो जाए, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑफ द पावर मिनिस्ट्री सच एज नेशनल, ये जो हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे हाउस होल्ड्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाइंग हाउस होल्ड्स। और वो आइडेंटिफाई कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑफ ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं, जो ये यूनिट्स जो हैं, जैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन से घर हैं जो 300 यूनिट्स अ मंथ डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बिजली
कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उनके यहाँ लगवाया जाएगा। दे वोंट बी चैलेंजिंग एज अबाउट 85% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड ऑन एवरेज यूज 100 to 120 यूनिट्स अ मंथ। दिस डन, दे विल इंस्टॉल RTS विच एलिजिबल हाउस होल्ड हैविंग टू पे इफेक्टिवली नथिंग, 60% ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट शेयरिंग क्या है, कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, कॉस्ट शेयरिंग कैसे हो रही है, कॉस्ट शेयरिंग का क्या वो है, देखो जिसके घर में लगेगा उसको नहीं एक चवन्नी भी देनी, ठीक है, तो चवन्नियाँ कौन दे रहा है, चवन्नियाँ कौन दे रहा है, ये भी तो समझना है। 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी सब्सिडाइज्ड, मतलब इसके पैसे कौन भरेगा, सेंट्रल, सब्सिडाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंटर। फॉर द रेस्ट द PSU विल टेक लोन, फॉर रेस्ट PSU सरकारी कंपनी विल टेक लोन from bank and will repay from the cost of electricity used by the household over and above the 300 units, ठीक है ना, and will repay from the cost of electricity by the household over and above 300 units, जो 300 यूनिट से ऊपर जाएगा तो उस पैसे को यूज करेंगे पैसा वापस करने के लिए, ठीक है। हाउसहोल्ड्स विद कंजम्पशन ऑफ ओवर 300 यूनिट्स कैन ऑल्सो यूज दिस स्कीम। अब यहाँ पे हाउसहोल्ड जो 300 यूनिट्स है, हाउसहोल्ड्स with consumption of over 300 units can also use the scheme। ये जो स्कीम है, ठीक है ना, 300 यूनिट वालों भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट कितना हेल्प करेगी, उसके अंदर 40% themselves थ्रू अ लोन और सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है ना, ये सारा कुछ या खुद देंगे या 40% themselves थ्रू अ लोन, तो लोन की हेल्प दे देंगे ये, ठीक है ना, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। इट इज स्टिल अ ग्रेट स्कीम बिकॉज इट वुड पे इटसेल्फ बैक, मतलब ये खुद 7 to 10 ईयर्स के अंदर आपका जो बिल है वो तो आएगा नहीं, तो उसके अंदर भी आपको वापसी पैसे हो जाएंगे एक तरह से। दे विल फॉर्म स्पेशल पर्पस व्हीकल्स विद प्राइवेट कंपनीज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। देयर इज येट नो बजटरी एलोकेशन, कोई बजटरी एलोकेशन अभी नहीं हुई है। ही ऑल्सो अनाउंस्ड, अब यहाँ पे देखिए ये सारा था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है ना, इसमें क्या डिफिकल्ट है बताओ, क्या डिफिकल्ट है, तुम्हें बहुत चीजें खुद ही याद होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए नेशनल हाईवे पे क्या बनेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट टू कंस्ट्रक्ट 1000 बिल्डिंग ऑन नेशनल हाईवे फॉर ट्रक एंड taxi drivers with amenities such as food stalls, रेस्ट करने की जगह, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, उनको भी बेचारों को एक जगह, जैसे इस टाइम पे ढाबा होता है इनके लिए, ठीक है ना, वो जगहें प्रॉपरली लेकर आने वाले, विच इज गुड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिवेंटिंग, दिस विल गिव अ बूस्ट टू बोथ ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ ट्रैवलिंग फॉर ट्रक एंड टैक्सी ड्राइवर्स, देयर बाय इंप्रूविंग द हेल्थ एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। अगर ये वेल रेस्ट कर पाएंगे अच्छे से तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। फंड फॉर रिसर्च वाला हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ रबड़ की इम्पोर्ट बढ़ाने के लिए भी फार्मर्स के साथ इंडस्ट्री को कहा गया है कि आप टायर इंडस्ट्री शुड ऑल्सो कोलैबोरेट विद फार्मर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ रबड़। तो जो टायर इंडस्ट्री है उसको कहा गया है तुम फार्मर्स को बताओ क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, ताकि हम जो है इम्पोर्ट मत करें, बाहर से ना मंगवाएं, हम यहीं पर प्रोड्यूस करने लग जाएं टायर्स, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे क्लैरिफाइड, अब सुप्रीम कोर्ट ने
कहा था, ये बोला था, ये पढ़कर ही बता सकती हूँ मैं भी तुम्हें। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे क्लैरिफाइड दैट इट्स ऑर्डर विच स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स अलाउंग रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंट क्लियरेंस टू प्रोजेक्ट्स अफेक्टिंग इकोलॉजी। अब यार यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? पिछली डेट से, ठीक है ना। अब क्या था, इन्वायरमेंट क्लियरेंस पिछली डेट से ले लेते थे और ये अलाउड था, बिल्कुल लीगल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब नहीं अलाउड है ये, ठीक है ना। बट उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो पिछले अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर चेंजेस या कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इसको, सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स allowing retrospective environmental clearance to projects affecting ecology। पिछली डेट से, किसी पुरानी डेट से नहीं मिलेगी, बट इसके अंदर ऑल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन of schemes cleared prior to 7 July 2021 allowed। ठीक है ना, जिनको परमिशन मिल गई है उनको अलाउड है, जिनको नहीं मिली उनका नहीं होगा। लॉ पैनल सजेस्ट्स रिटेनिंग क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोविजन। तो 22nd जो लॉ कमीशन है उन्होंने क्या रेकमेंड किया है? 22nd लॉ कमीशन suggests retaining criminal defamation प्रोविजन। डेफेमेशन क्या होता है? किसी की बेइज्जती कर देना, ओपनली कह देना अरे ये तो ये है, ये तो ये है, ठीक है ना, कि ये रख लेना चाहिए, ठीक है ना। ये उन्होंने बोला है 22nd लॉ कमीशन ने विद रिगार्ड टू डेफेमेशन प्रोविजन, ठीक है। उनका अगर रेपुटेशन इज समथिंग विच कांट बी सीन एंड कैन ओनली बी अर्नड, अब किसी की कमाई, ठीक है, जो इतनी मुश्किल से आती है उसको आप वो मत करिए। मॉलडीव के अंदर मॉलडीव की स्टोरी, ठीक है, मॉलडीव की स्टोरी यार मैंने डेट में कौन सी डेट में नोट्स बनवाए हुए हैं ना, बता दो यार। सोल्जर्स वाले जो नोट्स बनवाए हुए हैं वो बता दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे मॉलडीव के अंदर सोल्जर्स बैठे हैं, वो वापस जो हैं वो हो गया कि मई 10 तक आ जाएंगे वापस। IRDAI mandates आयुष ऑप्शन इन हेल्थ कवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI has set April 1 as deadline, for insurers to include आयुष ट्रीटमेंट अंडर हेल्थ कवर। अब हेल्थ कवर में होता है कि भाई सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, मतलब जो अभी तक माने जा रही चीजें थी वो। आयुष ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? आयुष ट्रीटमेंट हो गए हमारे हमारा हो गया आयुर्वेदा, ठीक है ना। आयुष ट्रीटमेंट्स हमारे कौन से हो गए? आयुर्वेदा, हाँ, एलोपैथी तो है ही है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ठीक है ना। अब इसके भी मतलब इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। होम्योपैथी, ठीक है ना, जो मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है, ये स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी मतलब इंश्योरेंस वाले पे करेंगे, ठीक है ना। इंश्योरेंस क्या है? मान लो मैंने इंश्योरेंस ली, वो 5 लाख का कवर दे रहा है मुझे कि अगर मैं साल में एक बार मतलब जब भी बीमार होती हूँ तो 5 लाख तक का खर्चा वो मेरा कवर कर देंगे। तो मैं क्या होगी? मैं ईजी हो गई कि अगर मैं बीमार होती हूँ ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ पे आएंगे, और स्पोर्ट्स न्यूज़ पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि loggery.in पर ज़रूर विजिट करें, ठीक है ना। loggery.in पर आपको मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के 1 शॉट मिल जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अटेंड करना डिफिकल्ट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, विच इज़ फाइन, तो आप हमारे ये 1 शॉट वाले जो लेक्चर्स हैं ये खरीद सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्लैट, एलेट, स्लैट, एनएलसैट, एनलैट, CUT, PG, UG, MHCET, JMI, पंजाब यूनिवर्सिटी, एलेट, AIL, LET, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के जनरल स्टडीज़ में, चाहे वो मेंस है, चाहे आपके प्रीलिम्स के अंदर GK करंट अफेयर्स आती है, तो ये कवर उनके करेगा। स्टेट PCS के जनरल स्टडीज़ के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम जैसे कि CDS, NDA,
ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। यहाँ पर आपको ये जो है यहाँ पर 3 वीडियोस आपको मिलती हैं। टोटल जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो 7 to 8 आवर्स होगा और आपका फुल मंथ जो है प्रिपेयर हो जाएगा। डिजी नोट्स भी आपको मिलते हैं, मेरे साथ आप लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो ₹300 के अंदर आपको मिल जाता है। जहाँ आप एक करंट अफेयर्स मैगजीन में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पॉइंटर वाइज में नहीं है, वहीं पर ये पॉइंटर वाइज में भी है, ठीक है, जो डिजी नोट्स हैं। और जो पॉइंटर वाइज नोट्स हैं उसी के अंदर से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, मतलब फुल पैसा वसूल आप यहाँ पर कर लेते हो, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज है। यहाँ पर जनवरी 2024 से हमने एमसीक्यूज देने स्टार्ट कर दिए, ताकि जो भी हमारी रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं या इवन जो लेक्चर्स भी ले रहे हैं, हमें रियलाइज हुआ कि जब हमने बच्चों को लास्ट ईयर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए तो उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई, स्टार्टिंग से पहले भी दे रहे थे, बट यहाँ पर वो टेस्ट फॉर्मेट में है, तो आपको पता चलेगा प्लस माइनस क्या हो रहा है। और ये टेस्ट फॉर्मेट में आपको 10+ टेस्ट मिलते हैं, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो द हिंदू बेस तो है ही है, एक्स्ट्रा सोर्सेज के अंदर से भी हम आपको क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। जो आपका डर था ना कि द हिंदू के अलावा वाले क्वेश्चंस, तो पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चंस उठा करके आपके हम कवर करवा रहे हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट है स्लाट का, MSCT 3 years 5 years CUT PG का, COQP 11 जो है आपका CUT PG लॉ का, वो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ये सब कुछ loggery.in पर अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हम डेली जो आपके PDF है, डेली नोट्स करंट अफेयर्स के PDF भी अवेलेबल है। ये ₹100 में अवेलेबल होते हैं, जो मैं नोट्स बना रही हूँ वही। ये जो है ये ₹250 में अवेलेबल है MCQs, एंड जो लेक्चर्स हैं वो ₹300 पर मंथ में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर करेंगे। सबसे पहले जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं, ओल्डेस्ट पेस बॉलर टू प्ले टेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड मैच एट विशाखापट्टनम, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा, मतलब ये सब कह रहे एज इज जस्ट अ नंबर। इंग्लैंड जेम्स एंडरसन 41 years, ठीक है ना, बिकेम oldest pace bowler to play test cricket, ठीक है ना, broke Lala Amarnath's record when he played his final match against Pakistan at Eden Garden, ठीक है ना। ये मैच कौन सा था? टेस्ट मैच एट विशाखापट्टनम, वाइजैक का मैच एट विशाखापट्टनम, ठीक है जी। उसके बाद रोहन बोपाना, वो भी ओल्डेस्ट मैन बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले। रोहन बोपाना इज रिलेटेड टू विच गेम? टेनिस, ठीक है जी। ये आपके नोट्स हो गए, मिलेंगे कल 6 PM पे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे एनालिटिक्स बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये सेशन देख जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। कॉमेंट करके जाना आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा है, ताकि जो भी आए उसको लगे कि हाँ क्लास लगा लेनी चाहिए, और लाइक कर देना, ठीक है। दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर, एंड बजट सेशन ज़रूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। बाय बाय, एंड इफ यू हैव टू बाय एनीथिंग तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय।